पाठ 4 चंद्रगुप्त का प्रशिक्षण एवं सैन्य संगठन। धनानंद साम्राज्य से टक्कर लेना कोई आसान खेल नहीं था। राक्षस और कात्यायन जैसे कुटिल नीतिज्ञ और धनानंद जैसे क्रूर शासक के होते हुए सिकंदर जैसा योद्धा भी व्यास सतलुज से लौट गया था। कोई भी शासक धनानंद से टकराने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उसके पास सेना में 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार सेना, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। ऐसे में धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने का साहस कौन कर सकता था। इसके लिए कठिन तैयारी, सैन्य शक्ति और व्यापक जन समर्थन की आवश्यकता थी। चाणक्य ने अपनी नीति के अनुसार चंद्रगुप्त को पहले शास्त्र सिखाए, फिर अस्त्र शस्त्र और फिर राजनीति एवं गोपनीयता का पाठ पढ़ाया। इसके बाद धैर्य एवं तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के लिए ध्यान कराया और फिर जब चंद्रगुप्त अच्छे से तैयार हो गया, तब उन्होंने एक दिन उसे बुलाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, अब तुम्हें परीक्षा देनी है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को प्रणाम किया और बोला, हे गुरुश्रेष्ठ, आप आज्ञा कीजिए। आपने मुझे हर तरह की परीक्षा के लिए तैयार किया है। आपके कारण मेरा जो आत्मविश्वास बढ़ा है, अब मैं धनानंद से टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ। चाणक्य ने कहा, जाओ फिर से उसी जंगल में जहाँ से तुम आए हो। आदिवासियों और जनजातियों के लोगों को इकट्ठा करो और उनमें से योद्धाओं को चुनो और एक राष्ट्रीय सेना का गठन करो। आदिवासियों में जन चेतना जागृत करो, लेकिन ध्यान रहे ये कार्य बहुत ही गुप्त तरीके से करना है। जब यह कार्य संपन्न हो जाए तब तुम मेरे पास आना। चाणक्य को प्रणाम करते हुए चंद्रगुप्त ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और चाणक्य ने अपने तीर कमान उठाए, तलवार को कमर में खोसा और घोड़े पर सवार होकर फिर से उसी जंगल की ओर चल दिया। अब वह किशोर नहीं, युवा चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त के जाने के बाद चाणक्य ने एक सन्यासी का वेश धरा और अपना नाम वात्स्यायन रखा। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर शहर एवं ग्रामीण इलाके में यह घोषणा करा दी कि धर्म तथा नीति के महापंडित आचार्य वात्स्यायन जन जागरण और धर्म की रक्षा का संदेश लेकर देश भर की यात्रा पर निकले हैं और वे हमारे राज्य मगध में भी प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य वात्स्यायन चौक चौराहे हो और बस्ती में लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे। आशा है कि आप महापंडित से मुक्ति और शांति लाभ प्राप्त करेंगे। इस तरह मगध की राजधानी तक्षशिला में चाणक्य ने वेश बदलकर लोगों में धर्म की आड़ में जन जागृति फैलाई और अप्रत्यक्ष रूप से धनानंद के प्रति फैले गुस्से को अपने हित में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे लोगों में चेतना जगाते और गुपचुप तरीके से नवयुवकों से कहते, तुम्हें राष्ट्रीय सेना में शामिल होना चाहिए। शहर और ग्रामीण इलाकों में वात्स्यायन प्रवचन के लिए लोगों को इकट्ठा करते और धनानंद के शासन से त्रस्त नागरिकों को उसके खिलाफ राष्ट्रीय सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते। राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत उनके भाषण इतने ओजस्वी होते थे कि लोग उनके पीछे पीछे हो लेते थे। हजारों की संख्या में लोग उनके शिष्य बनते गए। वात्स्यायन ने साधु बने युवकों को भी भारत के प्रति बलिदान देने का आह्वान किया और इस तरह धीरे धीरे उन्होंने लोगों का
एक राष्ट्रीय संगठन बना लिया। इस तरह एक और जहां चंद्रगुप्त आदिवासियों और वनवासियों के बीच सेना के गठन में लग गए, वहीं चाणक्य ने शहरी और शहर से लगे ग्रामीण इलाकों के लोगों में जन जागृति फैलाकर एक नई गुप्त सेना का गठन कर लिया। दोनों ने लोगों को मगध की वास्तविक स्थिति और विदेशी आक्रमण तथा विदेशियों द्वारा हड़पी गई भारत भूमि के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त के प्रभावशाली व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के बल पर लोग उनमें भावी राजा के लक्षण देखने लगे। राष्ट्रीय सेना में युवकों की संख्या बढ़ने लगी। सभी के बीच राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी। सभी राष्ट्रीय आराधना करने लगे, राष्ट्रगीत गाने लगे। शहर और ग्रामीण इलाके के नवयुवक भी राष्ट्रीय सेना में शामिल होकर जंगल में अस्त्र एवं शस्त्र विद्या सीखने लगे। देखते ही देखते समूचा आदिवासी एवं जंगल का इलाका युद्ध कला में पारंगत योद्धाओं की शरण स्थली के रूप में बदल गया। तक्षशिला के आसपास जंगलों में गुप्त रूप से एक समांतर सेना हलचल में आ गई थी। अंत में मगध के पटल पर वात्स्यायन के ओजस्वी भाषण एवं चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता के बल पर एक राष्ट्रीय सेना शक्ति का उभार सभी को देखने लगा और इस राज्य से पृथक इस सेना की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। इसकी खबर मगध के दरबार में भी पहुंची। एक गुप्तचर दौड़ता हुआ कात्यायन और राक्षस के पास आया। अमात्य की जय हो, राजा के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और अब कुछ करने का समय आ गया है। हे मगध रक्षक, मगध के राजा धनानंद की नींद टूट गई। मंत्री राक्षस और कात्यायन के कान खड़े हो गए। मंत्रिमंडल की आपात बैठक में धनानंद, कात्यायन राक्षस सहित सभी इलाकों के प्रधान शामिल हुए और गहन मंत्रणा के बाद घोषणा की गई कि किसी भी तरह राज्य की सुरक्षा हम लोगों की जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह सन्यासी चाहता क्या है। यदि यह राजद्रोह भड़काकर शासन हड़पना चाहता है तो यह हमारे लिए चुनौती है। राक्षस ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ऐसे किसी भी कृत्य को सख्ती से कुचलना सभी संघों और सेनापतियों की जिम्मेदारी है। सभी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अब इस तरह की किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को राज्य में संचालित नहीं किया जाए और इस तरह राज्य में षड्यंत्र और हत्याओं का दौर शुरू हो गया। चाणक्य को उसी के तरीके से जवाब देने के तरीके अपनाए जाने लगे और वह दिन भी आ गया जिसके लिए राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था। चाणक्य के इशारे पर चंद्रगुप्त ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तक्षशिला के सीमांत क्षेत्रों से विद्रोह के समाचार आने लगे। एक ओर चंद्रगुप्त ने राष्ट्रीय सेना के साथ मगध को चारों ओर से घेर लिया तो दूसरी ओर चाणक्य ने अन्य राजाओं से मिलकर मगध के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने का कार्य शुरू कर दिया। अमात्य राक्षस और कात्यायन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक हो क्या रहा है। चाणक्य की कूटनीति के कारण उनके गुप्तचर चंद्रगुप्त तक पहुंच नहीं पा रहे थे और उन्हें न तो चाणक्य की कोई सूचना मिलती और न ही चंद्रगुप्त की। अंततः राक्षस के सचेत रहने से नंद की सेना भी सेनापति वृक्र राज एवं उनके अधीन राजाओं सनधराज और सिंहनाद के नेतृत्व में युद्ध भूमि में आ डटी। उन्होंने चंद्रगुप्त की सेना से मुकाबला करना शुरू कर दिया।
मगध की विशाल और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना के आगे चंद्रगुप्त की अलग लेकिन साहसी सेना मुकाबला कर रही थी। लेकिन जब चंद्रगुप्त ने देखा कि वह किसी भी समय मगध की सेना से घिर सकता है तो उसने भागने का निश्चय किया और वह अपने घोड़ों को तेज गति से दौड़ाता हुआ सैनिकों के बीच से बचता हुआ अंततः अपने अज्ञात शिविर में लौट गया। शिविर में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही चाणक्य विराजमान थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हताश देखकर सांत्वना भरे स्वर में कहा, वीर पुरुष जय पराजय पर आंसू नहीं बहाते, उनका कार्य मात्र लक्ष्य का पीछा करना होता है। इस पराजय से शिक्षा लो और क्यों पराजित हुए इसकी खोज करो। कुछ देर रुकने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर पीठ करके कहा, अपनी शक्ति पुनः एकत्रित करो, पुनः लोगों में उत्साह भरो, किंतु चुप और गुपचुप रहकर, क्योंकि राक्षस अब चुप नहीं बैठेगा। उसके गुप्तचर चारों ओर फैल गए हैं। अब तुम्हारे लिए चुनौती बढ़ गई है। अपनी गुप्तचर व्यवस्था को और से सुदृढ़ करो। पुनः चंद्रगुप्त की ओर मुड़कर चाणक्य ने कहा, सावधान, रण क्षेत्र में तो मेरी युक्ति काम कर गई थी, जिसके चलते तुम बच निकलने में सफल रहे, क्योंकि मैंने तुम्हारे ही दो समरूपों को युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर भेज दिया था। राक्षस समरूप के जाल में फंस गया और उसमें से एक वीर गति को प्राप्त हुआ, दूसरा बंदी बना लिया गया है। अब तुम्हें और सावधान रहने की जरूरत है। इस शिविर तक राक्षस के सैनिक कभी भी पहुंच सकते हैं। चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त अवाक रह गया।